ये आना कोई आना है कि बस रस्मन चले आए, ये मिलना खाक मिलना है कि दिल से दिल नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन झारखंड की सत्ता को बचाए रखने और महाराष्ट्र की सत्ता में फिर से लौटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बीजेपी का ध्यान इस समय चुनाव जीतने के साथ साथ एक नैरेटिव गढ़ने में लगा हुआ है कि मोदी को हराना नामुमकिन है। आपने देखा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी और इंडिया गठबंधन का मुकाबला बराबरी पर छूटा। बीजेपी हरियाणा में जीती लेकिन जम्मू कश्मीर में हार गई। फिर भी बीजेपी के समर्थक और बीजेपी की नुमाइंदगी में लगा हुआ मीडिया दोनों ही केवल हरियाणा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा में क्यों हारी, इसे लेकर जितने विश्लेषण खुद कांग्रेस ने नहीं किए होंगे उससे ज्यादा तो मीडिया में हो गए। यह मीडिया इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है दोस्तों कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में क्यों हारी। 370 हटाने के फैसले को जनता ने नामंजूर कर दिया और बीजेपी पर अविश्वास जताया, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं हो रही है। इस तरह के एक तरफा विश्लेषण से बीजेपी फिर से मोदी के चेहरे को अपने पोस्टर में ला रही है। आपको याद होगा कि मोदी हरियाणा चुनाव के आखिरी दिनों में गायब हो गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हार गए तो फिर सारा ठीकरा उनके सिर ही फूटेगा। लेकिन किसी तरह से जीत मिल गई तो मोदी फिर लाइमलाइट में आ गए हैं। इससे एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक तरफ तो मोदी की गिरती हुई साख को सुधारा जा रहा है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और उसके समर्थकों में हताशा फैलाने की कोशिश हो रही है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद से मोदी पर लोगों का भरोसा कम दिखाई दे रहा है। बीजेपी को इस बार जेडीयू और टीडीपी के भरोसे पर सरकार चलानी पड़ रही है और इसके लिए उनकी जी हुजूरी करने से भी बीजेपी परहेज नहीं कर रही है। आप देखिए कि सत्ता में शामिल होने के 4 महीने बाद ही अब चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपए के कौशल विकास निगम घोटाले में ईडी ने क्लीन चिट दे दी है, जबकि पिछले साल से चल रहे इस मामले में नायडू ने करीब 1.25 महीने जेल में काटे हैं। वहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे सहयोगियों के सामने भी बीजेपी झुकती जा रही है ताकि सत्ता बची रहे। दरअसल मोदी की 56 इंच वाली छवि जो लोकसभा चुनावों के बाद बिल्कुल धुंधला गई थी, अब हरियाणा की जीत से उसे फिर साफ किया जा रहा है। उधर हरियाणा में कांग्रेस की हार को मीडिया में ऐसे पेश किया जा रहा है मानो राहुल गांधी में किसी को जिताने का दम ही नहीं बचा है, जबकि लोकसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस की जो सीटें डबल हुई हैं और इंडिया गठबंधन में जो एकजुटता बनी है उसमें राहुल गांधी का बड़ा हाथ है। लेकिन उन्हें पराजित दिखाकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों को मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है ताकि झारखंड और महाराष्ट्र में उसे जीतने में मदद मिले। लेकिन बीजेपी का गणित यहां फेल हो सकता है। अगर इंडिया गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में एकजुट होकर चुनाव लड़ ले। एक अहम बात यह भी है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी को केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि इन दोनों राज्यों की जड़ों से आगे बढ़े क्षेत्रीय दलों का सामना भी करना होगा। अभी ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ हैं, इसीलिए बीजेपी के लिए हरियाणा जैसा खेल करना मुश्किल होगा। इस मुश्किल को आसान करने के लिए बहराइच कांड या लॉरेंस बिश्नोई को मसीहा साबित करने जैसे तिकड़म लगाई जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को लगेगा जम्मू कश्मीर जैसा झटका, और इसके साथ ही समझेंगे कि क्या है महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी समीकरण जिनमें फंस सकती है बीजेपी। लेकिन शुरुआत करते हैं उस रणनीति की चर्चा से जो अक्सर चुनावों के पहले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आजमाई जाती है। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नफरत और संदेह का बड़ा खेल 2002 में गुजरात में खेला गया था। इसका फायदा बीजेपी को मिला और तब से लेकर अब तक न केवल बीजेपी वहां सत्ता में बनी हुई है बल्कि नरेंद्र मोदी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अब 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण का जो प्रयोग बीजेपी ने गुजरात में किया उसे देश के कई और हिस्सों में करने की कोशिश की गई। ताजा कोशिश यूपी के बहराइच में हुई है, जहां दुर्गा विसर्जन के जुलूस में डीजे पर भड़काऊ गाने बजाने के साथ साथ
अल्पसंख्यकों को अपमानित करने की कोशिश हुई। एक युवक ने एक घर पर लगे इस्लामी झंडे को उतारकर भगवा झंडा फहराया और उसके बाद हिंसा भड़की तो उस युवक को गोली मार दी गई। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो शायद ट्रेलर था, क्योंकि इसके बाद सोशल मीडिया पर उस युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रसारित होने लगी कि उसे कितनी यातनाएं देकर विधर्मियों ने मारा है। हालांकि बहराइच पुलिस ने खुद कहा कि कोई यातना नहीं दी गई और ये खबर गलत है। मतलब साफ है कि झूठी खबरें फैलाने वालों का मकसद सांप्रदायिक नफरत फैलाना था। फिर भी ऐसे लोगों पर किसी कार्रवाई की कोई खबर नहीं है और न ही किसी के घर के बाहर बुलडोजर से घर गिराने का नोटिस चिपकाया गया है। अलबत्ता बहराइच में युवक की मौत के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घर पर बुलडोजर वाला नोटिस चिपक चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश देकर इस बुलडोजर न्याय पर रोक लगाई थी। तो बहराइच के जरिए बीजेपी सरकार अपनी सख्ती दिखाना चाह रही है, लेकिन असल में अल्पसंख्यकों के लिए उसका पूर्वाग्रह और नफरत इससे जाहिर हो रही है। बीजेपी शायद चाहती भी यही है ताकि ध्रुवीकरण का जो फायदा उसे गुजरात में मिला और फिर यूपी में भी मिला वो बरकरार रहे। अयोध्या हारने के बाद सवाल उठने लगे थे कि बीजेपी को हिंदुत्व से फायदा हुआ या नुकसान, तो अब शायद वो बहराइच के जरिए इस सवाल का जवाब देने में लगी हुई है। इधर मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई को भी सनातनियों के नए नायक की तरह पेश किया जा रहा है। हत्या, लूटपाट जैसे कई मामलों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की हाई प्रोफाइल साबरमती जेल में बंद है। कहने को तो लॉरेंस का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, यहां तक कि उसे पूछताछ के लिए भी जेल से बाहर नहीं लाया जा सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि जेल में बैठे बैठे ही लॉरेंस अपने सारे आपराधिक कामों को अंजाम देता है। खैर, कानून व्यवस्था की ऐसी हालत पर समाज में चिंता का भाव होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के राज में समाज को रोज नए देवताओं की जरूरत पड़ रही है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई को नए देवता की तरह पेश किया जा रहा है। काले हिरण का शिकार करने के मामले में आपको याद होगा कि सलमान खान को जान की धमकी हो या बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, ऐसे कामों के लिए सोशल मीडिया पर लॉरेंस की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सनातन की रक्षा ऐसे ही होगी। दरअसल हिंदुओं को जगाने और सनातन की रक्षा करने का ये सियासी खेल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से पहले तेज हो गया है। तो इसका एक मतलब यह है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी को हार का एहसास हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने इस बार गद्दारों को सत्ता से बाहर करने का ऐलान किया है। ठाकरे ने कहा है कि डॉक्टरों ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गद्दारों को सत्ता से बाहर नहीं कर दिया जाता। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना और बाल ठाकरे की विरासत को जिंदा रखने के लिए इस बार उद्धव ठाकरे के लिए जीत हासिल करना बेहद जरूरी है। वहीं एनसीपी और कांग्रेस भी महाराष्ट्र में जीत दर्ज कर पूरे देश में बड़ा संदेश देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में 5 सालों में 3 बार सरकार का गठन हुआ और ये राजनीतिक अस्थिरता सिर्फ बीजेपी के सत्ता के लालच के कारण कायम हुई। बीजेपी ने शिवसेना के बाद एनसीपी को भी तोड़ा, इसीलिए शरद पवार भी बीजेपी को जवाब देने की तैयारी में हैं और कांग्रेस भी शिवसेना और एनसीपी की इस मुहिम में अहम भूमिका निभा रही है। संविधान बचाने की जो लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की है, उसमें इंडिया गठबंधन का साथ रहना जरूरी है और अब तो अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र में बीजेपी को टेंशन देने पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार, गुजरात लॉबी का हावी होना, कानून व्यवस्था की दुर्गति और किसानों की मुश्किल, इन सब के अलावा आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन महायुति सरकार को घेर रहा है। दरअसल पिछले 6 महीने से मराठा समुदाय ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग कर रहा है और ओबीसी इस मांग के खिलाफ हैं। वहीं धनगर समाज भी खुद को आदिवासी का दर्जा देने की मांग कर रहा है, जबकि एसटी वर्ग धनगर समुदाय की इस मांग का विरोध कर रहा है। आपको बता दूं कि राज्य में मराठा 31% से ज्यादा हैं, तो वहीं ओबीसी 356 उपजातियों में बटी हुई है। अब बीजेपी माली, धनगर और बंजारी यानी बंजारा यानी माधव फार्मूले के साथ जाति समीकरण बिठाने में लगी हुई है। इस फार्मूले का फायदा 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिला था, लेकिन तब बीजेपी के साथ अविभाजित शिवसेना भी थी। अब शिवसेना का एक हिस्सा बीजेपी के विरोध में खड़ा है और वहीं एनडीए में अजित पवार जैसे लोग भी बीजेपी से संभल नहीं रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। बीजेपी के लिए परेशानी का कुछ ऐसा ही हाल झारखंड में भी है दोस्तों। हरियाणा के बाद अब नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा जोश के साथ झारखंड में ध्यान देने पर लग गए हैं।
हिंदुत्व की उग्रता का फायदा हासिल करने के लिए हिमंता विश्व शर्मा को पहले ही काम पर लगा दिया गया है। आदिवासियों के हितों के नाम पर लाखों करोड़ों की योजनाओं को शुरू किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार दोनों को तोड़ने का काम भी बीजेपी ने किया है। और इसके अलावा इस बार चुनाव में बीजेपी अकेले न उतरकर एनडीए सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ रही है, ताकि पिछली बार जैसी पटखनी न मिले। लेकिन क्या इतनी तैयारी के बावजूद बीजेपी इस बार अपनी सत्ता कायम कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसका मुकाबला पहले से मजबूत इंडिया गठबंधन से है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में अकेले चुनाव लड़ा था और पहले की 37 सीटों की जगह केवल 25 सीटों पर सिमट गई थी। यहां तक कि तत्कालीन बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री रघुबर दास भी जीत हासिल नहीं कर पाए थे। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर 47 सीटें हासिल की और सत्ता में आई थी। इस साल की शुरुआत में बीजेपी ने इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। जिस तरह हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी ने जेल भेजा था, उसमें बीजेपी ने अपने लिए सत्ता का मौका तलाशा था। लेकिन तब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा रहा और बीजेपी की साजिश बेकार हो गई। अब फिर से विधानसभा चुनावों का वक्त आ गया है और इस बार हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का अहम चेहरा बन गई हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के ओहदे में भी मजबूती आई है। इस बार सीपीआई माले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का साथी बन चुका है। वहीं बीजेपी ने पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार आजसू, जेडीयू और एलजेपी के साथ सीट शेयरिंग की है। लेकिन अब उसके सामने जाति समीकरण साधने की मुश्किल है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में 26% जनसंख्या आदिवासी है और राज्य के 24 में से 21 जिलों में कम से कम 1 लाख आदिवासी हैं। वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 43 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी आबादी 20% से ज्यादा है, बल्कि 22 सीटों पर तो आधी से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। इन सीटों पर जो जीत हासिल कर लेता है, सत्ता की चाबी उसे मिल जाती है। पिछले यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से केवल 2 सीटें मिली थीं और सत्ता उसके हाथ से चली गई थी। इसीलिए इस बार बीजेपी अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन जैसे आदिवासी चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन ईडी ने जिस तरह हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया और फिर अदालत में उनका जुर्म साबित नहीं कर पाई, इसका बड़ा झटका अब बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि राज्य में हेमंत सोरेन को लेकर सहानुभूति बनी हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने के कारण भी जनता की हमदर्दी हेमंत सोरेन को मिल सकती है। तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के न जातिगत समीकरण और न ही सियासी समीकरण इस समय बीजेपी के हक में दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, लेकिन खुद को पहले से जीता हुआ दिखाने की कोशिश कर रही है, ताकि जनता का इंडिया गठबंधन को लेकर बना उत्साह ठंडा हो जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन जनता में नया जोश किस तरह भरता है और जम्मू कश्मीर की तरह ही क्या झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का स्वाद चखाता है, या हरियाणा की तरह जीती हुई बाजी को जैसे कांग्रेस हार गई उस राह पर इंडिया गठबंधन जाता है। देखना दिलचस्प होगा। खैर, शायर ख्वाजा मीर दर्द ने ठीक ही फरमाया है कि तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।